गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने बहुपद की घात सीखी थी और ये बहुपद की घात में बताया गया था कि चर की सबसे बड़ी घात जो होती है वो बहुपद की घात होती है। जो भी बहुपद होगा उसमें जो हाईएस्ट पावर का वेरिएबल होगा वो वही घात कहलाएगी बहुपद की घात। आज हम लोगों को सीखना है बहुपद के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। बहुपद के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स सीखना है और बहुपद के प्रकार कई आधार पर सीखना है। वहां पर बताया गया था कि लास्ट टाइम आपको बताया गया था कि बहुपद के प्रकार हम लोग घातों के आधार पर, पदों के आधार पर और चरों के आधार पर सीखेंगे। इसलिए जब घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार सीखेंगे हम, तो पिछले लेक्चर में इसीलिए बता दिया गया था कि बहुपद की घात क्या होती है। तो देखिए यहाँ पर बहुपद के प्रकार सीखेंगे तो सबसे पहला हम सीखेंगे घातों के आधार पर। बेस्ड ऑन पावर्स में बहुपद का प्रकार होगा। पहला नंबर है घातों के आधार पर बहुपद में एक घातीय बहुपद को हम लोग कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होता है कि ऐसे बहुपद होंगे जिनमें चर की घात जो भी चर प्रयुक्त किए जाए उनमें हाईएस्ट पावर कितनी हो, 1। ऐसे बहुपद क्या कहलाते हैं? एक घातीय बहुपद जो होगा तो उसका व्यापक रूप होता है ax + b। ये होगा एक पॉलिनोमियल और इस पॉलिनोमियल्स में a और b कांस्टेंट होंगे। a और b क्या होंगे? कांस्टेंट यानी अचर राशि माने जाते हैं। और x जो होगा यहाँ पर क्या माना जाता है? वेरिएबल्स माना जाता है। x क्या है? चर राशि। और a और b क्या माने जाते हैं? कांस्टेंट यानी कि अचर राशि माने जाते हैं। अब यहाँ पर यह एक घातीय बहुपद का व्यापक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अब यह एक घातीय बहुपद क्यों कहलाएगा? क्योंकि इसमें प्रयुक्त चर x है और x की घात कितनी है? 1। और यही होता है एक घातीय बहुपद की परिभाषा कि ऐसे बहुपद जिनमें जो भी चर प्रयुक्त किए जाएं उनकी मैक्सिमम पावर कितनी हो? 1, यानी हाईएस्ट पावर कितनी हो? 1। और यहाँ पर जो x है वो x वेरिएबल्स है और वेरिएबल्स की पावर कितनी है? 1। और ये कहलाएगा एक घातीय बहुपद। यहाँ पर जैसे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, एग्जांपल्स में लिख सकते हैं आप कि जैसे सपोज करते हैं 3x + 5। ये एक घातीय बहुपद होगा। एक घातीय बहुपद क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर x जो है वो वेरिएबल्स है और वेरिएबल्स जो है वो x की घात कितनी है? इसकी 1। और एक जिस भी बहुपद की घात होती है वो क्या कहलाता है? एक घातीय बहुपद। इन्हें एक और नाम से जाना जाता है रैखिक बहुपद। अगर इस बहुपद में आपसे कोई पूछ दे कि a की वैल्यू कितनी होगी, तो चूंकि यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म से जैसे ही कंपैरिजन करेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में x का कोफिशिएंट यानी x के गुणा में जो लिखा है वो क्या है? a। यहाँ पर x के गुणा में क्या लिखा है? 3। तो x का जो भी कोफिशिएंट होगा वो a की वैल्यू होगी। क्योंकि x के कोफिशिएंट में कितना है? a, इसलिए a की वैल्यू कितनी होगी? 3। और अगर इसी प्रकार आपसे कोई पूछ दे कि यहाँ पर b क्या है? b कांस्टेंट है और यहाँ पर कांस्टेंट क्या है? 5। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। इस प्रकार से रैखिक एक घातीय बहुपद को किस बहुपद के नाम से जाना जाता है? रैखिक बहुपद के नाम से जाना जाता है। एक घातीय बहुपद की जो पहचान होगी वो ये होगी कि जो भी चर होगा उस चर की मैक्सिमम पावर, हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 1। इस प्रकार से एक घातीय बहुपद हुआ। अब आगे चलते हैं। एक घातीय बहुपद के बाद द्विघातीय बहुपद।
इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहा जाता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स यानी द्विघाती बहुपद। अब इसकी सामान्य सी परिभाषा है कि ऐसे बहुपद होंगे जिनमें जो भी चर होंगे उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 2। जैसे अब यहाँ पर द्विघाती बहुपद का भी व्यापक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। देखिए कैसे, px ये होता है ax² प्लस bx प्लस क्या होता है c। ये होता है क्या? द्विघाती बहुपद का क्या व्यापक रूप। द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म है जहां a b और c, a b एंड जो c है वो कांस्टेंट माने जाते हैं, जबकि x जो है वो वेरिएबल्स माना जाता है। यहाँ पर x यहाँ पर दो जगह प्रयोग किए गए हैं। यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर कितनी है? 1। तो मैक्सिमम पावर कौन सी है? 2। इसलिए ये जो भी चर है उसकी अधिकतम घात कितनी हो गई? 2। और इसलिए यह जो भी चर है उसकी अगर घात 2 हो गई मैक्सिमम, तो वो कौन सा बहुपद होगा? द्विघाती बहुपद। एग्जांपल के लिए आप लिख सकते हैं px जैसे लिखा है x² प्लस 5x प्लस लिखा है 6। अब यहाँ पर अगर कोई, ये द्विघाती बहुपद है, अगर यहाँ पर आपसे कोई पूछे कि a की वैल्यू बताइए, तो यहाँ पर x² के कोएफिशिएंट में क्या लिखा है? a, यानी x² के गुणांक में क्या लिखा है? a। और x² के गुणांक में जो a लिखा है, और यहाँ पर देखिए x² के गुणांक में कुछ नहीं लिखा है, तो आप 1 गुणा में लिख सकते हैं। तो अगर कोई पूछे कि a की वैल्यू बताइए, तो a की वैल्यू कितनी होगी? 1। इससे कंपैरिजन कर देना है। x के कोएफिशिएंट में कितना लिखा है? b। यहाँ पर x के कोएफिशिएंट में क्या लिखा है? 5। तो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? b की वैल्यू 5। और यहाँ c अचर है और यहाँ अचर क्या है? c अचर है 6। तो इस प्रकार से a, b और c की वैल्यू बताई जा सकती है। अगर यहाँ पर मान लीजिए कि कोई भी चिन्ह नेगेटिव आ गया, सपोज करते हैं यहाँ पर माइनस का 5x आ गया, तब जब आप कंपैरिजन करेंगे तो b की वैल्यू क्या लिखेंगे? साइन के साथ, यानी कि ये लिखेंगे चिन्ह के साथ, तो तब b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस का 5। क्या लिखा जाएगा? तब माइनस का 5। इस प्रकार से द्विघाती बहुपद कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं, अब है त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद, तो त्रिघाती बहुपद क्या होगा? त्रिघाती बहुपद क्या होता है? त्रिघाती बहुपद को हम लोग कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। नाम से ही स्पष्ट है कि जो भी वेरिएबल्स होगा उस वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर जो होगी वो होगी कितनी? 3। और इस बहुपद का जो व्यापक रूप होगा px बराबर होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस क्या होगा? d। ये होता है क्या? त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप। इसमें आप x³ का गुणांक a, x² का गुणांक b, x का गुणांक c और d क्या है? अचर पद, यानी a, b, c एंड d जो होंगे वो माने जाते हैं कांस्टेंट माने जाते हैं। अब यहाँ पर जो भी देख लीजिए बहुपद लिखा हुआ है, इसमें x वेरिएबल है और वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो हाईएस्ट कितनी है? 3। इसलिए यह त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। अब त्रिघाती बहुपद का उदाहरण भी हो सकता है। एग्जांपल में px लिख सकते हैं आप 6x³ प्लस 5x² माइनस 3x प्लस 4, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें a की वैल्यू कितनी होगी? x³ के गुणांक में a लिखा है, x³ के गुणांक में यहाँ क्या लिखा है? 6। a बराबर कितना हो जाएगा? 6। b बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर x² के गुणांक में b है, x² के गुणांक में यहाँ 5 है, b की वैल्यू हो जाएगी 5। c के x के गुणांक में कितना है? c। और यहाँ पर x के गुणांक में कितना है? -3। तो इस प्रकार से x के गुणांक में जो लिखा है वो चिन्ह के साथ, अगर नेगेटिव पॉजिटिव है तो चिन्ह लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर नेगेटिव चिन्ह है तो लिखना जरूरी है। इसलिए यहाँ पर c की वैल्यू कितनी होगी? -3 और d की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। इस प्रकार से घातों के आधार पर बहुपद, एक घाती बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद हुआ। अब इसी प्रकार से हम लोग आगे भी कुछ आधार पर बहुपद सीखेंगे
और इस प्रकार अब हम लोग सीखेंगे पदों के आधार पर, पदों के आधार पर, बेस्ड ऑन टर्म्स, बेस्ड ऑन टर्म्स। अब हम बहुपद सीखेंगे घात पदों के आधार पर। पदों के आधार में जैसे एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, तो एक पदी बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं? मोनोनोमियल। क्या कहते हैं? मोनोनोमियल, मोनोनोमियल, मोनोनोमियल्स, मोनोनोमियल्स पॉलिनोमियल। ठीक है, मोनोनोमियल्स पॉलिनोमियल। तो मोनोनोमियल्स पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? ऐसे बहुपद होंगे जिनमें एक पद होगा। कितने पद? केवल एक पद। इसमें मोनोनोमियल पॉलिनोमियल्स में ये मतलब नहीं है कि यहां पर ये मतलब नहीं है कि इसमें घात कितनी है, घात से मतलब नहीं है, इसमें केवल पद से मतलब है। देखिए एक पद तब बनता है यहां पर, जैसे मान लीजिए लिखा है 3x प्लस 3x लिखा है, सपोज करते हैं केवल 3x, तो 3x में केवल कितने पद हैं? एक। जैसे 3x प्लस लिख दिया 5, जब दो ये दिख रहा है, ये चर अचर का संयोजन है, ये भी चर अचर का संयोजन है, इनके बीच में जब कभी भी प्लस माइनस आ जाए तब वो दो पदों में विभक्त हो जाता है। जब तक केवल ये लिखा है तब तक एक पद माना जाता है, लेकिन जैसे ही इन दोनों के बीच में कोई भी चिन्ह प्लस आए या माइनस आए, जोड़ या घटाना आए, लेकिन गुणा या भाग की बात नहीं की जा रही है, जोड़ या घटाना आए तब ये दो पदों में विभक्त हो जाता है। उस स्थिति में ये एक पदी जो बहुपद होगा वो उसमें घात से मतलब नहीं है, घात चाहे ऐसी लिखी हो 100 लिखी हो, लेकिन वो उसमें पद कितने होने चाहिए? एक। ऐसा कभी लिखा ना मिले, ऐसा कभी भी लिखा हुआ ना मिले। ऐसा अगर लिखा हुआ मिलता है तो ये एक पदी बहुपद नहीं होगा, और अगर ऐसा लिखा हुआ मिलता है तो ये क्या होगा? एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद में क्या होगा कि घात से मतलब नहीं होगा, केवल पद से मतलब होगा। एक पद होना चाहिए, मतलब ऐसे पद, ऐसे बहुपद होना चाहिए जिनमें पदों की मैक्सिमम जो संख्या होनी चाहिए वो एक हो। अब इसी प्रकार द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। तो द्विपदी बहुपद क्या होता है? इसको कहते हैं बायोनोमियल, बायोनोमियल, बायोनोमियल पॉलिनोमियल्स। बायोनोमियल्स पॉलिनोमियल्स क्या होता है? अब इसमें पदों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। पदों की संख्या 2 हो जाएगी, घात से मतलब नहीं है, चर से भी आपको लेना देना नहीं है। तो जैसे मान लीजिए लिखा है x² प्लस x, ऐसा लिखा हुआ है, तो ये द्विपदी बहुपद होगा, क्योंकि दो चरों या अचरों के बीच में जोड़ या घटाने का चिन्ह उपस्थित है। तो ये कितने पदों में बट गया? 2 पदों में। लेकिन अगर ऐसा लिखा हुआ मिला तो इसमें घात 2 है, घात भले 2 है लेकिन पद 2 दिखाई नहीं दे रहे, इसलिए द्विपदी बहुपद नहीं होगा। इसी प्रकार द्विपदी बहुपद के बाद आगे आता है त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद क्या होगा? इसमें पदों की संख्या कितनी हो जाएगी? त्रिपदी बहुपद, इसको कहते हैं पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। इसमें पदों की संख्या 3 हो जाएगी। देखें कैसे? जैसे मान लीजिए लिखा है x² प्लस 5x प्लस लिखा है 6, ये इसमें कितने पद हैं? 1 2 3, 3 पद हैं। इन दोनों के बीच में a प्लस, इन दोनों के बीच में a प्लस, 1 2 3 3 भागों में इसे क्या कर दिया? विभक्त कर दिया, और पदों की संख्या कितनी बना दी गई? 3। इसलिए ये जो पॉलिनोमियल्स होगा ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा? त्रिपदी पॉलिनोमियल्स, यानी कि त्रिघात त्रिपदी बहुपद। अब इसके बाद है पदों के आधार के बाद चरों के आधार पर, चरों के आधार पर, चरों के आधार पर, चरों के आधार पर एक चरी बहुपद होगा, 1 वेरिएबल्स पॉलिनोमियल होगा, 2 वेरिएबल्स पॉलिनोमियल होगा और 3 वेरिएबल्स पॉलिनोमियल होगा। तो एक चरी बहुपद क्या होगा? एक चरी बहुपद, एक चरी बहुपद, इसमें चरों की संख्या होना 1 वेरिएबल्स पॉलिनोमियल्स, 1 वेरिएबल्स, 1 वेरिएबल्स पॉलिनोमियल्स।
ऑन वेरिएबल्स पॉलीनोमियल। अब इसमें चरों की संख्या हो जाएगी 1। चरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1। एक चरी बहुपद में क्या होगा कि चरों की संख्या 1 होगी, घात से या पद से लेना देना नहीं है, केवल किससे मतलब है? चर से लेना देना है। जैसे आपको लिख दिया जाए x² + 5x + 6, इसके पहले भी एग्जांपल लिया गया था। अब यह एग्जांपल जो होगा ये एक चरी बहुपद का भी एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि इसमें पदों से लेना देना नहीं है, केवल किससे मतलब है? चर से। तो देखिए एक ही चर कई जगह प्रयोग किए जाए लेकिन वो एक ही चर काउंट किया जाता है। जैसे x केवल चर यहाँ प्रयुक्त किया गया है, इसलिए एक चरी बहुपद होगा। तो ऐसे बहुपद जिनमें चरों की संख्या कितनी हो? 1, वो क्या कहलाते हैं? एक चरी बहुपद। अर्थात यहाँ पर देख लीजिए x 2-3 जगह कई जगह प्रयोग किए जाए लेकिन चरों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 1 ही। अगर यहाँ पर y प्रयोग किया जाता तो एक चरी बहुपद में काउंट ना होता। द्विचरी बहुपद, द्विचरी बहुपद, द्विचरी बहुपद। तो द्विचरी बहुपद में नाम से यह स्पष्ट है चरों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 2। जो भी बहुपद हो उसमें कितने चर प्रयुक्त किए जाने चाहिए? तो जैसे x + y लिखा है, ये क्या है? एक बहुपद है। और कौन सा बहुपद है? द्विचरी बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसमें चरों की संख्या कितनी है? 2। चरों की संख्या कितनी है? 2। इसमें पदों से मतलब नहीं है, घात से भी कोई मतलब नहीं। ये होगा द्विचरी बहुपद। इसी प्रकार अब त्रिचरी बहुपद भी हो सकता है। त्रिचरी बहुपद में 3 चर प्रयुक्त कर दिए जाएंगे। त्रिचरी बहुपद, त्रिचरी बहुपद क्या होगा? त्रिचरी बहुपद में x + y + z, घात से मतलब नहीं है, घात तो इसकी 1 है। वैसे कहा जाए तो ये रैखिक बहुपद होगा, लेकिन अभी हम आपको बता रहे हैं त्रिचरी बहुपद। त्रिचरी बहुपद का मतलब ये होगा कि इसमें चरों की संख्या 3 होनी चाहिए। 1, 2, 3। x, y और z अलग अलग चर हैं, चरों की संख्या कितनी है? 3। इस प्रकार से हम लोगों ने एक चरी मतलब कि बहुपद के प्रकार घातों के आधार पर, पदों के आधार पर और चरों के आधार पर सीखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे सीखेंगे बहुपद के शून्यक, और बहुपद के शून्यक क्या होते हैं इन सब के बारे में आगे हम सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।